Hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Miheer Thakur. First of all, sorry for being late, but today we are going to discuss about new act which is recently approved by our central cabinet, and this act is related to tenants and landlord as well as real estate market. And the name of the act is Model Tenancy Act of 2021. But before we are starting today's lecture, those who are not subscribed to my channel, please do subscribe to Niti Shiksha for more videos like this. Now start today's lecture. So let's begin. Recently सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा एक एक्ट को अप्रूवल मिला है. इस एक्ट का नाम है मॉडल टेनेंसी एक्ट ऑफ 2021. ये एक्ट लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स यानी कि किराएदार और मकान मालिक के बीच का जो बिजनेस है उसको इम्प्रूव करने की और इन दोनों के बीच के जो इंटरेस्ट है उसको और ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए इस एक्ट को अप्रूव किया गया है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है. और इस एक्ट में भी कुछ ऐसे नए नए प्रोविजंस डाले गए हैं. तो आज हम लोग इस एक्ट को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे. और इस एक्ट के अप्रूव होने के बाद कई जगहों पे इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी देखने को मिला है. फॉर एग्जाम्पल शिवसेना के एक लीडर हैं, उनका ये कहना है कि ये एक्ट इम्पैक्ट डालेगी मिडिल क्लास फैमिली पे और पुअर फैमिली पे. इस एक्ट के खिलाफ फ्राइडे को प्रोटेस्ट किया गया और इसमें शिवसेना के एक लीडर ने क्लेम किया कि दैट सम प्रोविजन वुड एडवर्सली इम्पैक्ट टेनेंट्स फ्रॉम मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास इन द सिटी. मतलब कि इनका कहना ये है कि इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है जो मिडिल क्लास किराएदार होंगे या लोअर मिडिल क्लास किराएदार होंगे इनको. बाकी और कई सारे लीडर भी प्रोटेस्ट किए, जैसे कि एमपी अरविंद सावंत हो गए या एमपी राहुल सहवाल. एंड देन सहवाल ऑल्सो रोट a letter to PM Narendra Modi stating that provisions of MTA will impact tenant staying in around 15,000 old chawls in South Mumbai. इनका ये भी कहना है कि ये इम्पैक्ट करेगा उन टेनेंट्स पे जो कि चावल में रह रहे हैं साउथ मुंबई के अंदर, जो इन चावल में लगभग कम से कम 15,000 जो है लोग रह रहे हैं. इसको इम्पैक्ट डाल सकता है, इनको अफेक्ट कर सकता है. तो ये किस तरीके से क्या क्या इन्होंने कहा है, कौन सा प्रोविज़न है, इसको हम लोग लास्ट में समझेंगे. पहले हम लोग पूरा एक्ट समझते हैं कि इस एक्ट के अंदर में क्या क्या है. मॉडल टेनेंसी एक्ट 2 years since the release of its draft proposal by नरेंद्र मोदी led cabinet on Wednesday. इस एक्ट का ड्राफ्ट 2 साल पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन इसको अप्रूवल जो है वो 2 जून को वेडनेसडे को मिला है कैबिनेट का. इस एक्ट का नाम है मॉडल टेनेंसी एक्ट इन अ बिड टू मेक द प्रोसेस ऑफ रेंटिंग property in India more efficient and boost the rental economy in the e-state sector. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के बीच का जो इंटरेस्ट है और रियल इस्टेट का बिजनेस का जो भी सेक्टर्स है, इस बिजनेस को मेन स्ट्रीम में लाने और इसके इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है. द MTA will be circulated to all states, union territories for adaptation through enact of fresh legislation और इंट्रोडक्शन ऑफ सुटेबल अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग रेंटल लॉज. इसमें ये कहना है कि जितने भी स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये इस एक्ट को अपने अपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में इनैक्ट करवाएं और ये लोग अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, वहाँ की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के अकॉर्डिंग जो है इस एक्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं. और उस अमेंडमेंट के बाद वहाँ पे ये रेंटल लॉज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, इनैक्ट करें. इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट द सेंटर सेड द MTA विल फैसिलिटेट द अनलॉकिंग ऑफ वेकेंट हाउसेस फॉर रेंटल हाउसिंग पर्पसेस. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव अ फ्लिप टू प्रोवाइड पार्टिसिपेशन इन रेंटल हाउसिंग एज अ बिजनेस मॉडल फॉर एड्रेसिंग ह्यूज हाउसिंग शॉर्टेज. ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो एक्ट है ये फैसिलिटेट करेगा जितने भी वेकेंट हाउसेस पड़े हुए हैं रेंटिंग के लिए उसको, और यहाँ पे ये भी चीज़ करेगा कि पार्टिसिपेशन होगा प्राइवेट प्लेयर्स का इस बिज़नेस में, इस रेंटल हाउसिंग बिजनेस में, मॉडल में ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जाएगा, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाए जाएंगे और क्या क्या वो भी हम आगे देखेंगे. और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो ह्यूज हाउसिंग शॉर्टेज है हमारे कंट्री के अंदर में उसको भी कर्ब करने की बात इस एक्ट में की जा रही है. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 के जनगणना के अनुसार ओवर 1 करोड़ हाउसेज इन अर्बन एरियाज वेर लाइंग वेकेंट. करीब करीब 1 करोड़ घर जो है वो खाली पड़े हुए हैं. अब हम लोग समझते हैं कि ये एक्ट क्या है. व्हाट इज़ MTA? Under the MTA, which seeks to cover both urban and rural,
यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों ही एरियाज़ में, अर्बन में भी और रूरल एरियाज़ में भी, टेरिटरीज नो इंडिविजुअल विल बी एबल टू लेट और रेंट एनी प्रीमाइसेस एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। ये किसी भी एरिया में, चाहे वो अर्बन हो या फिर रूरल में, इस एक्ट के मुताबिक जो भी लोग हैं, चाहे वो घर ले रहे हों या घर छोड़ रहे हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ राइटिंग एग्रीमेंट के थ्रू ही होगा। इसके अलावा वो ऐसे नहीं घर छोड़ सकते, नहीं घर ले सकते हैं। राइटिंग एग्रीमेंट होना चाहिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का। एज पर द गवर्नमेंट, द एक्ट विल एड इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग रेंटल हाउसिंग थ्रू अ ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ रेंटल प्रॉपर्टी मेकर्स टुवर्ड्स द फॉर्मल मार्केट। यहाँ पे ये भी कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो रेंटल हाउसिंग बिजनेस है, इसको इस एक्ट के मदद से इंस्टीट्यूशनलाइजिंग किया, यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा। इसके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जाएगा, इस बिज़नेस को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा ताकि इसका भी इकोनॉमी को बूस्ट करा जा सके और इसको फॉर्मल मार्केट की तरफ जो है वो ज़्यादा प्रमोट करने की बात की जा रही है। इट विल ऑल्सो एम टू क्रिएट अ वाइब्रेंट, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव, ये तीनों चीज़ याद रखना है कि वाइब्रेंट, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रेंटल हाउसिंग मार्केट in the country and will enable creation of adequate rental housing stocks for all income groups, thereby addressing the issue of homelessness, the government stated। गवर्नमेंट का ये भी कहना है, एक्ट का जो एम है वो वाइब्रेंट है, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव है, रेंटल हाउसिंग मार्केट को इन तीनों चीज़ में इम्प्रूव करना, उनको और ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ उसके लिए करना हो, उसको और ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है और वाइब्रेंट और ज़्यादा इस फील्ड को बनाने की ज़रूरत है। और इस एक्ट के मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। और जो होमलेसनेस का इशू है, यानी कि जिन लोगों के पास घर नहीं है और जो घर खाली पड़े हैं, उस इशू को भी कर्ब करने की बात इस एक्ट में की जा रही है। अंडर द एक्ट, सबलेटिंग ऑफ प्रीमाइसेस विल ओनली बी विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड and the tenant will be restrained from undertaking structural changes in property without the written consent of landlord। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस एक्ट के थ्रू जो भी भाड़ा हो घर का, जो भी उसका रेंटल मनी हो, जो भी उसको देना हो, या फिर जो भी किराएदार हैं, उस जिस प्रेमाइसेस उस एरिया में वो रह रहे हैं उसको छोड़ना है ना, या फिर वहाँ पे किसी भी तरीके की चेंजेस लाना, वो तभी होगा जब टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में एग्रीमेंट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग ही होगा, है ना। उस एग्रीमेंट के बाहर नहीं होगा और वो रिटन कंसेंट होना चाहिए लैंडलॉर्ड का। उसके बाद ही जाकर के कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस उस घर के अंदर में लाए जा सकते हैं या उस प्रीमाइसेस के अंदर में लाए जा सकते हैं। ठीक है, टेनेंट्स उस जगह को अपने मन के अकॉर्डिंग किसी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस को वहाँ नहीं करवा सकते हैं। कोई भी अगर चेंजेस करवाना हो, उसको चेंज कराने के लिए टेनेंट्स को लैंडलॉर्ड का जो है वो अथॉरिटी, लैंडलॉर्ड का परमिशन जो है वो उसका लेना होगा, वो भी रिटन में। द एमटीए विल नॉट इम्पैक्ट द एग्जिस्टिंग टेनेंसी एग्रीमेंट एंड विल बी एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक, इस एक्ट के जो एग्रीमेंट होंगे उसके मुताबिक जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, पहले से जो टेनेंसी एग्रीमेंट बनी हुई है, उस पर कोई इम्पैक्ट ये एक्ट नहीं डालेगा। ये एक्ट एप्लीकेबल होगा जो आने वाले एग्रीमेंट बनेंगे, जो अब एग्रीमेंट बनेगा उसके ऊपर जो है ये इफेक्टिव होगा, उसके ऊपर ये एक्ट जो है लागू किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इस एक्ट में न्यू क्लॉजेस जो ऐड किए गए हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से नए क्लॉज जो है इस एक्ट में जो है वो लाए गए हैं। तो पहला क्लॉज ये कहता है कि the act will establish a rent authority which will regulate renting of premises to protect the interest of landlords and tenants and set up a grievances redressal mechanisms in accordance with the rent court and rent tribunal। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक्ट जो है, इस एक्ट के थ्रू वो रेंटिंग प्रीमाइसेस को रेगुलेट करेंगे और लैंडलॉर्ड और जो भी टेनेंट है उसके बीच का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो भी ग्राइवेंसेस, जो भी शिकायतें होंगी, उसके लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनेगा। उस मैकेनिज्म के अंदर एक रेंट कोर्ट होगा और एक रेंट ट्रिब्यूनल होगा, जहाँ पे लैंडलॉर्ड या टेनेंट्स अपने शिकायत दर्ज करवा पाएंगे और उस दर्ज किए हुए शिकायत को इस जगह पर सुनवाई की जाएगी और उनको जस्टिस दिलाया जाएगा। और पहले रेंट कोर्ट में जाएंगे, वहाँ नहीं हुआ तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल में वहाँ जा कर के वो इस चीज़ों की शिकायत, वो जो भी उनकी शिकायत होगी वहाँ वो दर्ज करवा सकते हैं। सेकेंड क्लॉज ये कहता है
कि द प्रपोज्ड अथॉरिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपीडिशियस एजुडिकेशन ऑफ रेंटल डिस्प्यूट्स, अ कैप विल बी प्लेस ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट। यहाँ पे ये भी चीज़ कहा गया है कि ये जो भी अथॉरिटी है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी अथॉरिटी को सेटअप किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्सपीडिशियस एजुडिकेशंस, यानी कि जो भी न्यायिक निर्णय है उसको वो शीघ्र तुरंत लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो अथॉरिटीज़। और जो भी कैप होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी करना होता है हमें पहले, रेंट लेने से पहले, जिस भी प्रेमाइसेस पे हम रेंट लेना चाहते हैं तो वो हमें एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस इट विल बी रिक्वायर्ड टू नॉट एक्सीड 2 मंथ, 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगा ऑफ रेंट। एंड फॉर नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए जो डिपॉजिट होगा वो कम से कम 6 महीना होगा, मतलब कि मैक्सिमम 6 मंथ। अगर हमें रेसिडेंशियल कोई रेंट लेना हो जगहों पे तो मैक्सिमम जो लैंडलॉर्ड है वो हमसे 2 महीने का जो है एक्स्ट्रा किराया ले सकता है। लेकिन अगर किसी बिजनेस पर्पज़ से अगर हम कहीं रेंट ले रहे हैं जहाँ नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को हम रेंट ले रहे हैं तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड मैक्सिमम 6 महीने का रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट में ले सकता है। नेक्स्ट है, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म विल बी एस्टैब्लिश इन अ वर्नाकुलर लैंग्वेज of the local area or the language of a state union territories for submitting tenancy agreement and other documents। यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इस एक्ट के थ्रू बनेंगी उसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा में किया जाएगा उस जगह। फॉर एग्जांपल अगर गुजरात के अंदर में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाई जा रही है तो गुजराती भाषा में, महाराष्ट्र के अंदर में मराठी भाषा में, या फिर तमिल के अंदर में तमिलनाडु, मलयाली, ये सब भी भाषा जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसके थ्रू उसमें जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाया जाएगा ताकि वहाँ पे जो भी टेनेंसी एग्रीमेंट सबमिटिंग हो उस टेरिटरीज़ के अंदर में उसमें कन्वीनियंस आ जाए वहाँ के लोगों के लिए। नेक्स्ट इसका क्लॉज ये बात कहता है कि द रेंट अथॉरिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग दीज एग्रीमेंट। जो भी रेंट अथॉरिटी होगी वो रिस्पॉन्सिबल होंगी इस एग्रीमेंट को, ये जो एग्रीमेंट जमा होगा उसको चेक करने के लिए। इफ़ टेनेंट्स फेल टू वेकेट द प्रॉपर्टी ऑन द टर्मिनेशन ऑफ इट्स टेनेंसी, अगर कोई भी टेनेंट्स, कोई भी किराएदार उसका जो टेनेंसी पीरियड है उसको ख़त्म होने के बाद वो फेल हो जाता है उस जगह को खाली करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट द लैंडलॉर्ड हैज़ फुलफिल्ड ऑल ऑब्लिगेशंस एज स्टेटेड इन रेंट एग्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पे लैंडलॉर्ड के पास जो है वो कुछ ऑब्लिगेशंस होती है और लैंडलॉर्ड उस ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देता है। द लैंडलॉर्ड विल बी ऑथोराइज्ड, फिर लैंडलॉर्ड ऑथोराइज हो जाएगा उसके मंथली रेंट को डबल करने के लिए, ये ध्यान रखना है, डबल करने के लिए फॉर 2 मंथ, कम से कम 2 महीने के लिए। और उसके बाद भी अगर वहाँ से उसकी प्रीमाइसेस खाली नहीं होती है देन वो 4 गुना और इस रेंट को बढ़ा सकता है। ये क्लॉज रिमेंबर, याद रखना है इस क्लॉज को। नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्लॉज है इसमें कहा गया है इफ़ अ फोर्स मेजर्स इवेंट्स अकर्स, यहाँ पे अगर कोई भी घटना घटती है द लैंडलॉर्ड विल अलाउ द टेनेंट टू पोस्टपोन वेकेटिंग द प्रॉपर्टी फॉर अ 1 मंथ। लैंडलॉर्ड उसके बाद अलाउ कर सकता है कि जो भी टेनेंट्स हैं उसको घर खाली करने या उस प्रीमाइसेस को खाली करने के लिए 1 महीने के और समय दे सकता है। पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन, सेसेशन का मतलब जो भी इश्यूज़ है, जो भी डिस्प्यूट्स उसको ख़त्म होने तक का डेट वहाँ पे हो सकता है। फॉर अनफोर्सिएबल इवेंट, अगर कोई भी अनप्रेसिडेंट डिस्प्यूट्स उन दोनों के बीच में हो जाती है, अनप्रेसिडेंट मतलब कि जो भी सोचा हुआ ना हो ऐसा कोई घटना घट जा रहा है, उस घटने के ख़त्म होने तक वहाँ पे 1 महीने तक का जो है वो अलाउ कर देगा लैंडलॉर्ड एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के थ्रू, इस एग्रीमेंट में ये चीज़ दी गई होगी और इस एग्रीमेंट के थ्रू जो है लैंडलॉर्ड उसको 1 महीने तक का और वेकेटिंग पोस्टपोन कर सकता है। एंड नाउ हाउ विल द एक्ट बेनिफिट टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट को किस तरीके से ये एक्ट है ये बेनिफिट पहुंचा सकता है ये देखेंगे। द एम्प्टी एक्नॉलेज्ड एरियाज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, ये इस डिस्प्यूट्स एरिया को मैनेज करेगा जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में होंगी। एंड एड्रेस फैक्टर लाइक द नीड फॉर अ फॉर्मल रेंट एग्रीमेंट, जैसे कोई फॉर्मल रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत होगी उसको देखेगा। एंड कैप ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगी वो देखेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वो कितना होगा, कैसे होगा। और जो रेंट इंक्रीज़ करना होगा लैंडलॉर्ड को उसमें भी वो अपने मन से रेंट इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। और कर्ब ऑन आर्बिट्रेरी एविक्शन,
है ना। आर्बिट्रेरी एविक्शन यानी कि जब मन तब लैंडलॉर्ड आकर के बोलेगा किराएदार को कि अभी कभी खाली करो, अभी के अभी यहाँ से निकलो, तो ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट ही सारी चीज़ें अब होंगी। कुछ भी मनमाना आर्बिट्रेरी एक्शन किसी के भी तरफ से, चाहे वो टेनेंट हो या फिर लैंडलॉर्ड हो, उसकी तरफ से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ रेंटल मार्केट will benefit the landlord as proposed rental code can allow repossession of premises if the tenant misuse the property after being served a notice। यहाँ पे ये भी चीज़ दिया गया है कि जो भी रेंटल मार्केट है उसको मेन स्ट्रीम में लाने की बात करी गई है, और यहाँ पर रेंट कोर्ट की भी बात करी गई कि रेंटल कोर्ट होगा जहाँ लैंडलॉर्ड जो है वहाँ जा करके अपना शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर टेनेंट कोई मिसयूज़ कर रहा है प्रॉपर्टीज़ का, उसके खिलाफ भी जो है वहाँ पे शिकायत दर्ज करवा सकता है। जैसे कि कौन कौन सी कोर्ट बनेंगी वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है कि एज पर द एक्ट मिसयूज़ ऑफ द प्रीमाइसेस आर डिफाइंड एज अ पब्लिक न्यूसेंस, डैमेज और यूज़ ऑफ इमोरल एंड इलीगल प्रपोजेस। अगर किसी भी प्रीमाइसेस को टेनेंट के द्वारा मिसयूज़ किया जा रहा है तो उसको पब्लिक न्यूसेंस या डैमेज या फिर इमोरल और इलीगल प्रपोजेस में डिफाइन किया जाएगा, वो माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा भी दी जा सकती है। एडिशनली प्रोविजन इन केस ऑफ टेनेंट रिफ्यूजिंग टू वेकेट द प्रॉपर्टी हैव ऑल्सो बीन मेड क्लियर इन एक्ट, एंड even if the dispute is pending before the rent court, the tenant will be required to pay the rent। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स होती है और उस डिस्प्यूट के बीच में अगर वेकेशन जो भी है, मतलब वेकेंट करना हो किसी भी प्रीमाइसेस को, तो तब तक नहीं हो रहा है जब तक वो डिस्प्यूट क्लियर नहीं हो जाएगा। जब तक वो डिस्प्यूट क्लियर नहीं होता है तब तक टेनेंट्स को जो है रेंट देना पड़ेगा, वो वहाँ पे पेंडिंग रहेगा जब तक वो डिस्प्यूट नहीं होता है। आई होप आप लोग को एक्ट क्या है वो समझ में आ गया होगा और इसमें क्या क्या नए क्लॉजेज ऐड किए गए हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसके अगेंस्ट में कुछ प्रोटेस्ट भी चल रहा है और उसके बारे में बताया। अब हम लोग जानेंगे कि उस प्रोटेस्ट में क्या कहा जा रहा था। अब आप जज करना कि वो प्रोटेस्ट सही है या गलत है या कि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आप जिस तरीके से एक्ट को समझे हैं उस अकॉर्डिंग जो है वो ये प्रोटेस्ट में सही कहा जा रहा है या गलत कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि द एक्ट प्रपोज टू सेटअप अ सेपरेट रेंट अथॉरिटीज़ कोड एंड ट्रिब्यूनल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दीज रिफॉर्म्स मीन द टेनेंट विल हैव टू पे रेंट अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टेनेंट होंगे उसको मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग जो है वो रेंट पे करना पड़ेगा। एंड इफ़ टेनेंट फेल टू पे रेंट कंटिन्यूसली फॉर 2 मंथ, अगर 2 महीने तक कंटिन्यूसली टेनेंट जो है रेंट देना नहीं दे पाते हैं किसी भी कारण से, द ओनर कैन एविक्ट द टेनेंट इमीडिएटली। उसके बाद ओनर क्या है कि उस टेनेंट को इमीडिएटली निकाल सकता है ना। इफ़ द टेनेंट रिफ्यूज़ टू गेट इफेक्टेड, अगर मान लो कि टेनेंट घर से छोड़ने से या उस प्रीमाइसेस को खाली करने से रिफ्यूज़ करता है, द ओनर कैन आस्क फॉर डबल द रेंट। उसके बाद ओनर क्या कर सकता है कि उसके रेंट को डबल कर सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ चॉल एंड ओल्ड बिल्डिंग इन मुंबई। बहुत सारे ऐसे चॉल हैं या फिर ओल्ड बिल्डिंग्स हैं मुंबई के अंदर में। टेनेंट्स स्टेइंग इन दीज चॉल एंड बिल्डिंग for middle and lower middle class and hence they can't afford to pay rent as per market price, said सहवाल in letter to PM। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सहवाल ने एक लेटर लिखा था PM को। उस लेटर में उन्होंने यही लिखा कि अगर मान लो किसी भी कारण से टेनेंट जो है रिफ्यूज़ करते हैं अपना घर या उस प्रीमाइसेस को खाली करने से, तो वहाँ पे ओनर उसका जो रेंट डबल कर देगा। और ऐसा बहुत सारा चॉल है बॉम्बे के अंदर में, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जो रहते हैं और वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग होते नहीं हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वैसे उतने मार्केट प्राइस रेंट को देने में। तो ऐसे में क्या होगा कि उन लोगों को ज़बरदस्ती जो है आर्बिट्रेरी जो है लैंडलॉर्ड वहाँ पे अपना एक कह सकते हो कि मोनोपोली कर सकती है। तो ऐसा उनका कहना है। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है आप एक्ट समझ चुके हो, आप यहाँ से समझ सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीति शिक्षा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।